हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है मुगल कालीन साहित्य। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम किनकी पुत्री थी? बाबर की। उसका जन्म 1523 में और मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उसका बहुत सम्मान यानी इज्जत करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था, अपनी यादों से लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के बीच हुए युद्ध यानी वॉर का भी वर्णन किया, जिक्र किया है। महम अनगा ने दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल या खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। मदरसा ए बेगम। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद 1450 ईस्वी के आसपास ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी के द्वारा मुफरिह अल कुबाल नाम से किया गया था। ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली भी लिखा गया है। ताजुल माली। यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि मुगल कालीन लेखक और जो उनकी पुस्तकें हैं, एक तरफ लेखक के नाम, दूसरी तरफ उनके पुस्तक का नाम दिया गया। जैसे तबकात ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक है निजामुद्दीन अहमद। तबकात ए अकबरी के पुस्तक, तबकात ए अकबरी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है निजामुद्दीन अहमद। तारीख ए शेरशाही या तोहफा ए अकबर शाही के लेखक हैं अब्बास खां सरवानी। ताज उल मासिर के लेखक हैं हसन निजामी। ताज उल मासिर के लेखक कौन है? हसन निजामी। कानून ए हुमायूनी, कानून ए हुमायूनी के लेखक है ख्वांद मीर। कौन है? ख्वांद मीर। नुस्खा ए दिल कुशा के लेखक हैं भीमसेन। याद रखिएगा, नुस्खा ए दिल कुशा के लेखक कौन है? भीमसेन। आलमगीर नामा के लेखक हैं मिर्जा मोहम्मद काजिम। आलमगीर नामा के लेखक हैं मिर्जा मोहम्मद काजिम। और सियार उल मुतखरीन, सियार उल मुतखरीन के लेखक हैं गुलाम हुसैन। सियार उल मुतखरीन के लेखक हैं गुलाम हुसैन। और आलम ए सालेह नामक पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद सालेह। आलम ए सालेह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद सालेह। और शाहजहानामा के लेखक हैं इनायत खां। शाहजहानामा के लेखक कौन है? इनायत खां। चहार चमन जो पुस्तक है इसके लेखक है चंद्रभान ब्राह्मण। और इकबाल नामा इस जहांगीरी के लेखक हैं मोतमिद खां। मोतमिद खां। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पातशाह नामा में शाहजहां कालीन इतिहास का जो है वर्णन किया है, जिक्र किया है। अकबर के द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया है। गजनबी काल में नुसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने कलील्ला व दिमनाह बेहराम शाही के नाम से, सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कासफी ने अनवर ए सुहेली के नाम से, और अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर ए दानिश के नाम से किया था। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा अकबर के शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। यह 3 भागों में है। इसका तीसरा भाग आइन ए अकबरी है। आइन ए अकबरी। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी। राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। सर्वप्रथम अगर बात करें तो भारत में लाहौर फारसी साहित्य के विकास का केंद्र रहा। नस्तालिक एक फारसी लिपि है। नस्तालिक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालिक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह 17वीं 18वीं सदी में या एक अन्य नाम नागरी दास यानी राधा का सेवक था।
इन्होंने ही कृष्णा की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतिकालीन कवि केशवदास की रचनाएं हैं। समय है 1555 से 1617 ईस्वी, याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो लेडेन और रस्किन। लेडेन और रस्किन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तुजुक ए बाबरी को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। तुर्की भाषा में जो है मातृभाषा जो बाबर की थी तुर्की थी, तो तुर्की में ये लिखा था तुजुक ए बाबरी, और इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा है। पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान ने फारसी में इसका अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लेडेन और विलियम रस्किन ने किया था। गुलबदन बेगम पुत्री थी किनकी? गुलबदन किनकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम पुत्री थी, याद रखिएगा, बाबर की। किसकी? बाबर की। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म 1523 में और मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के बीच युद्ध का भी वर्णन किया है। थर्ड नंबर है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? सही जवाब है गुलबदन बेगम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 4 नंबर है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? सही जवाब है गुलबदन बेगम। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना किसने की? देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा माहम अनगा के द्वारा। माहम अनगा ने दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल या खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। 7, दिल्ली में पुराना किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सेम प्रश्न सेम जवाब। दिल्ली में पुराना किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा माहम अनगा, डी ऑप्शन, माहम अनगा। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? फटाफट कमेंट कीजिए, सही जवाब क्या होगा कमेंट में बताइए। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया था। किसने? ताजुल माली, डी ऑप्शन। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा जो है मुफरी अल कुबाल नाम से किया गया था। ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो हसन निजामी का जो संबंध है किससे है? हसन निजामी, तो याद रखिएगा ताजुल मासिर से। ख्वांदमीर का जो संबंध है, ख्वांदमीर का जो संबंध है हुमायूंनामा से है। मुहम्मद काजिम का जो संबंध है किससे है? मुहम्मद काजिम का आलमगीर नामा से है। और भीमसेन का जो संबंध है नुस्खा ए दिल कुसा से है।
यानी जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हसन निजामी का संबंध ताजुल मासीर से है, ख्वांदमीर का हुमायूंनामा से है, मोहम्मद काजिम का आलमगीरनामा से, भीमसेन का नुस्खा ए दिलकुशा से है। ख्वांदमीर ने, अगर बात करें, ख्वांदमीर ने कानून ए हुमायूनी नामक पुस्तकें लिखी थी, जिसे हुमायूंनामा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, इसको भी सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। अगर बात करें तो मुल्ला दाऊद का जो संबंध है किससे है, तो चांदयान से है, चांदायन सॉरी, मुल्ला दाऊद का संबंध चांदायन से है। और दामोदर कवि का जो संबंध है वह है राग विबोध। सोमनाथ का जो संबंध है वह है पद्मावती कथा। और अमीर खुसरो का जो संबंध है वह है आशिका से। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मुल्ला दाऊद का जो संबंध है, जो रचना है चांदायन, दामोदर कवि का राग विबोध, सोमनाथ का पद्मावती कथा और अमीर खुसरो का आशिका। 11 नंबर में भी आपको मिलान करना है, एक तरफ पुस्तक दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। आलमगीरनामा का जो संबंध है किससे है, तो आपको मालूम है आलमगीरनामा जो पुस्तक है, लेखक हैं मिर्जा मोहम्मद काजिम। तबकात अकबरी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं, याद रखिएगा, निजामुद्दीन अहमद। चहार चमन के जो लेखक हैं, चहार चमन, यानी सही जवाब हो जाएगा चंद्रभान ब्रह्मन। और इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक हैं मुअत्तमद खां। यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन में दिया गया। दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आलमगीर नामा के लेखक है मिर्जा मोहम्मद काजिम, तबकाते अकबरी के लेखक है निजामुद्दीन अहमद, चहार चमन के लेखक है चंद्रभान ब्रह्मन, इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक है मुअत्तमद खां। 12 नंबर है, तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा यह लिखा गया था। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी की रचना की, जिसे तारीख ए निजामी भी कहते हैं। 13 नंबर है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति और संतुलित मनोवृत्ति तथा तत्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंदी को पनपने का एक ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्ण काल कहलाने लगा। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही धरोहर नहीं थी, बल्कि इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खान खाना इन सब में मुख्य स्थान रखते हैं। हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खान खाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। 14, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, बताइए। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे, बी ऑप्शन। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक बादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का जो है वर्णन किया है, जिक्र किया है। शाहजहां, देखिए प्रश्न संख्या 15 है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा इनायत खां, डी ऑप्शन इनायत खां। शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक इनायत खां है। कौन है? इनायत खां। 16, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है?
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो एक सुमेलित है वह है बाबर तुजुक ए बाबरी, जिसका संबंध है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी बाबर की प्रसिद्ध कृति है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने और तारीखे शेरशाही अब्बास खास सरवानी ने लिखा है, जबकि तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की है जो फारसी भाषा में लिखित है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ पुस्तक, दूसरे तरफ उसके लेखक का नाम दिया गया है। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह है तुगलकनामा का जो संबंध दिया गया इब्न बतूता से। तुगलकनामा के लेखक जो है मतलब पुस्तक जो है इसके इब्न बतूता नहीं है। तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो, जबकि इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला नामक पुस्तक में किया है। अन्य पुस्तकें और उनके लेखकों का जो क्रम है, जो युग में है, वो सही है, सही सुमेलित है। 18 नंबर है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो अनवर ए सुहेली नामक जो ग्रंथ है वो पंचतंत्र का अनुवाद है, ऑप्शन ए। अनवर ए सुहेली के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद मुल्ला हुसैन वाइज कासिफी ने किया था, जबकि आयर ए दानिश के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किया था। 19 नंबर है, किसके राजकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा जो है फारसी में अनुवाद किया था? किसके राजकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर, ऑप्शन ए। देखिए, योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के काल में निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 20, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा कितने वर्षों में पूरा किया गया था? याद रखिएगा 7 वर्षों में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अकबरनामा अकबर के नौरत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा 1590 से 1596 ईस्वी के बीच उसके शासन काल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का जो है वर्ष 7 वर्ष से अधिक थी, यानी 12 या 13 वर्ष बताया गया है। यही कारण है कि यूपी लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया था। कहीं कहीं 7 वर्ष है तो कहीं कहीं 13 से 14 वर्ष भी दिया गया है। 21 है, आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आइन ए अकबरी अकबर के नौरत्नों में से अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। 22 नंबर है, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? काफी महत्वपूर्ण है, कमेंट कीजिए सही जवाब क्या होगा, बताइए। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। अकबर के द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की आदि भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। 23 नंबर है, मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी? मुगलों की जो अदालत, जो कोर्ट हुआ करती थी, कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग होता था आपको बताना है। कोर्ट की जो भाषा थी क्या थी? याद रखिएगा सही जवाब है फारसी, बी ऑप्शन। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यह प्रारंभ में शासक वर्ग और अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। 24, मुगल कालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगीरी किसकी रचना है? मुगल कालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगीरी किसकी रचना है? मासीर ए आलमगीरी किसकी रचना है? याद रखिएगा साकी मुस्तैद खां,
किसकी रचना है? साकी मुस्तैद खां की। मुगल कालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगीरी की रचना साकी मुस्तैद खां ने की थी। ठीक है, फारसी भाषा में लिखित इस ग्रंथ से औरंगजेब के शासनकाल का विवरण हमें प्राप्त होता है। 25 नंबर है, आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, बताना है सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। भीमसेन कायस्थ का जो संबंध है किससे है? भीमसेन कायस्थ का जो संबंध है याद रखिएगा तारीख ए दिलकुशा से है। चंद्रभान ब्रह्मन का जो संबंध है आपको मालूम है, चहार चमन इनकी कृति है, पुस्तकें हैं। ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा ईश्वर चंद्र नागर फुतुहात ए आलमगीरी और सुजन राय भंडारी का जो संबंध है खुलासत उत तवारिक, खुलासत उत तवारिक, यानी सही जो ऑप्शन दिया गया है डी में दिया गया है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। भीमसेन कायस्थ का संबंध तारीख ए दिलकुशा से है। चंद्रभान ब्रह्मन का चहार चमन से है। ईश्वरदास नागर का संबंध फुतुहात ए आलमगीरी से है और सुजान राय भंडारी का संबंध खुलासत उत तवारिक से है। नस्तालिक क्या है? नस्तालिक है क्या है? नस्तालिक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नस्तालिक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह और औरंगजेब नस्तालिक तथा शिकस्त लिखने में निपुण थे। 27 नंबर है, कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्णा की प्रशंसा में छंद लिखे कौन थे? कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्णा की प्रशंसा में जो है छंद लिखे कौन थे? याद रखिएगा नाम था राजा सावंत सिंह, यानी डी ऑप्शन। अगर बात करें तो देखिए अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह का अन्य नाम नागरीदास यानी राधा का सेवक था। इन्होंने ही कृष्णा की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? तो नाम याद रखिए केशव के द्वारा इन दोनों काव्यों की रचना की गई है। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतिकालीन कवि की केशव दास की रचनाएं हैं। समय है 1555 से 1617। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मुगल काल विविध के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।